Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss test number 10 in this video lecture. As you know students, the included syllabus in this test is mainly from novel Goodbye Mr. Chips, correction of adverb and essays. So, let's start our discussion from part 1, which is objective part. In this objective part, we have 15 MCQs based on synonyms and grammar. Each MCQ carries equal mark. Total marks for objective is 15. I have marked correct answers for you. Our first MCQ is there was a plenty of shrapnel falling about outside. The underlined word is shrapnel, which means metal pieces or you can say pieces of shell, bum के टुकड़े. And the options are wanderers, metal pieces, gunfires, and animals. Metal pieces, which is B option, is correct. क्योंकि ये इसका सिनोनिम है. हमने देखा था कि ये चैप्टर नंबर 15 से लिया गया MCQ है, जिसमें जो है वो जंग चल रही है और ब्रुक फील्ड पर भी जो है वो हवाई हमले हो रहे हैं. Second MCQ is speaking a little louder amidst the reverberating crashes of the guns. Reverberating means गूंजना, okay? Means echo or you can say resound or ring. And the options are echoing, dangerous, defending, attacking. The correct option is A, echoing, जिसका भी मतलब गूंजना है. There came a particularly loud explosion. Explosion means dhamaka, expression, reception, blast, and protest. These are the options, and the correct option is C option, blast, धमाका, जिसका मतलब है. अदर ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं ए, बी और डी को, तो वो हमारे पास सही आंसर नहीं है. Fourth one is there anyone who will volunteer to contribute? Sacrifice, cooperate, accept and explain. ये भी हमारे पास जो चैप्टर है 15 वहाँ से लिया गया MCQ है. और जब चिप्स ने स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए, ताकि वो डर ना जाएं बाहर होने वाली बमबारी से, इंगेज करने की गर्ज से जो है वो किसी भी ऑफ़र किया था स्टूडेंट्स को, तो उसने कहा था कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि विलिंगली जो है वो तशरीह करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास, ये सेंटेंस हमारे पास मौजूद था. और अंडरलाइंड वर्ड जो है उसका मतलब है एक्सप्लेन. डी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है. इसका सिनोनिम डिस्क्राइब हो सकता है, हमारे पास वजाहत करना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज द स्टोरी वॉज टोल्ड, रिटोल्ड, एम्बेलिश्ड. एम्बेलिश्ड जैसे कि आपको पता है इस वर्ड का मतलब होता है सजाना, संवारना. एंड द ऑप्शंस आर एडॉर्न्ड, confirmed, explained and praised. इनमें से आपके पास B, C और D किसी भी तरह से इसका सिनोनिम नहीं है और बड़ा इजी है. ए ऑप्शन होप सो आपने ठीक किया होगा, जिसका मतलब भी जो है वो सजाना है. यानी कहानी को बड़ा बताया गया, बार बार बताया गया और सजा संवार के बताया गया. जो ये सारा अटैक था, एयर रेड जो अटैक था ब्रुक फील्ड पे हुआ, और उस दौरान जो एंगेज किया था चिप्स ने स्टूडेंट्स को, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट इज इट्स अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रेकन्ड. अल्टीमेट, वेरी इजी. एंड द ऑप्शंस आर ट्रू, फाइनल, फर्स्ट एंड पास्ट. आपको पता है अल्टीमेट का मीनिंग जो है वो आपके पास फाइनल है, जो कि बी है हमारे पास. इट्स अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रेकन्ड.
सिग्निफिकेंस, अहमियत, ठीक है। इम्पॉर्टेंस है ऑप्शन हमारे पास प्रॉफिट, लॉस एंड पेन। हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है इम्पॉर्टेंस, जो कि सिग्निफिकेंस का सही सिनोनिम है। 8th वन देखें, इट्स अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रेकन्ड। रेकन्ड जो है वो हमारे पास अंडरलाइंड वर्ड है यहाँ पे, जिसका मीनिंग है थॉट, अंदाज़ा लगाना, हिसाब लगाना उर्दू में जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड जो अदर ऑप्शंस हैं, एक्सेप्टेड, प्रेजेंटेड, डिनाइड, वो किसी भी तरह से इसके सही ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 16 से लिया गया है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 15 एंड 16 चैप्टर जो है वो हमारे पास इसका सिलेबस था। The next MCQ is Chips had earned the reputation of being a great jester, teacher, रीडर, ऑरेटर और ह्यूमरिस्ट। ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन हमारे पास है डी ऑप्शन, ह्यूमरिस्ट। ठीक है, इसको आप ठीक करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज हिज डिफिकल्टीज वर ऑल अनइम्पेयर्ड। ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 16 से है। ऑप्शन अनइम्पेयर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शंस हैं इनकरेक्ट, वर्स, अनहार्म्ड एंड अनयूज्ड। ठीक है, फैकल्टीज से मुराद यहाँ पे उसकी सलाहियतें हैं कि उसकी सलाहियतें मुकम्मल तौर पे दुरुस्त थी। 1929 में के बाद जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड को छोड़ा नहीं था, हत्ता के लिंक रहा उसके साथ, बहुत सी उसकी एक्टिविटीज़ में खुद को उसने एंगेज रखा था, तो उसके हवाले से ये बात हो रही है। अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 16 में हमने एंड पे चैप्टर के ये लाइन हमारे पास आती है कि उसकी सलाहियतें अभी तक मुकम्मल तौर पे दुरुस्त थी। उसकी मेहमान नवाजी के हवाले से बात हो रही है कि उसको किसी किस्म की कोई पर्सनल वरीज नहीं थी किसी भी तरह की। तो वहाँ पे हमारे पास ये वर्ड आता है अनइम्पेयर्ड का, दुरुस्त की सेंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इनकरेक्ट, वर्स और अनयूज्ड हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है सी, अनहार्म्ड। ठीक हो गया। ये हमारे पास 10 MCQs थे सिनोनिम से रिलेटेड, जो कि चैप्टर नंबर 15 एंड 16 से लिए गए हैं। इनको अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। वन जो हमारे पास फर्स्ट वन था, बी ऑप्शन उसके लिए ठीक है। सेकंड वन ए, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, 6 बी, 7 ए, 8 सी, 9 डी एंड 10 सी। देन हमारे पास बेटे आ जाते हैं एडवर्ब की करेक्शन एरर्स जो हमारे पास हैं। आपके पास ये एक पार्ट मौजूद था सिलेबस में, एडवर्ब की करेक्शन। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आपको पता है पेपर में इस तरह से 4 स्टेटमेंट इस तरह की आती हैं जिसमें से कोई एक सेंटेंस हमारा बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक होता है। तो 11th MCQ उसी से रिलेटेड है। ऑप्शंस देखें, वी हैड प्लेड अ मैच जस्ट नाउ, वी विल हैड प्लेड अ मैच जस्ट नाउ। तो इसमें एक तो हमने टेंस को देखना है कि कौन सा टेंस और उसके अकॉर्डिंग कौन से वाला एडवर्ब हमें यूज़ करना था। सेकेंडली उसकी पोजीशन का भी हमने ध्यान रखना है, यानी 2 चीज़ें इसमें हमने ध्यान में रखनी है। एक तो हमें समझ आ गई कि हैड के साथ जस्ट नाउ आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं जा रहा, तो ऑप्शन ए हमारा किसी भी तरह से ठीक नहीं है, एलिमिनेट हमने कर दिया। वी विल हैड प्लेड अ मैच जस्ट नाउ, विल हैड की कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास रॉन्ग आ रही है, तो इसको भी हमने किसी भी तरह से सही नहीं करना। अब हमारे पास हैव की कंस्ट्रक्शन के साथ 2 सेंटेंसेस मौजूद हैं, तो इसमें पोजीशन का एरर है डी में, और जो सी ऑप्शन है वी हैव प्लेड अ मैच जस्ट नाउ, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो एडवर्ब को देखते हुए, एडवर्ब में ज़्यादातर आपको पता है हमने जब भी क्लास में इसको डिस्कस किया है तो पोजीशन के एरर हम देखते हैं कि एडवर्ब के हवाले से ज़्यादा आते हैं। तो जस्ट नाउ आपके पास एंड पे आ रहा है और ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आंसर है। 12 वाले को देखें तो हमारे पास अगेन देखें एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन का जो एरर है वो दिया गया है। कीनली वर्ड हमारे पास आ रहा है एडवर्ब, और इसको सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। द पुलिस वॉच्ड कीनली अ मैच, ठीक है, ये भी हमारे पास सही आंसर नहीं है। या इसके 2 ही सही ऑप्शन हमारे पास बन सकते थे अगर
इसको देखा जाए, डी ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो द पुलिस वॉच्ड अ मैच कीनली, ये भी ऑप्शन हमारे पास ठीक बनता है। द पुलिस कीनली वॉच्ड अ मैच, ये भी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर बनता है। तो आपने देखना है कि पोजीशन के हवाले से जब भी एरर आएगा, हमने एडवांस आइडियल में भी इसको देखा हुआ है, रूल नंबर 4 को अगर आप याद करें तो वहाँ पे हमने इसको दो तरह से देखा था कि या तो वॉच्ड से पहले मींस कि अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, रूल याद होगा आपको कि ऑब्जेक्ट मौजूद है सेंटेंस में आपके पास, तो एडवर्ब को हम क्या करते हैं, मेन जो आपका वर्ब होता है उससे पहले या फिर सेंटेंस के एंड पे यानी ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने याद रखना होता है। और ये हमारे पास सी ऑप्शन में बिल्कुल सही अपनी पोजीशन पे है, द पुलिस वॉच द मैच कीनली। ठीक है, ये भी। और दूसरा ऑप्शन भी अपने जहन में रखिएगा कि आपके पास वॉच्ड से पहले द पुलिस कीनली वॉच द मैच भी आ सकता है, लेकिन तब फिर एंड पे नहीं आएगा कीनली। क्लियर हो गया। देन 13 एमसीक्यू है हमारे पास, ही इज काइंड इनफ टू हेल्प द पुअर। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने रूल्स डिस्कस करते हुए ये बात कही थी कि इनफ को हमेशा उस लफ्ज के बाद लिखना है जिसकी वजाहत हम उस सेंटेंस में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और एरर इनफ का आता है कि इनफ और वेरी को आपके पास सेंटेंस में इकट्ठे दे दिया जाता है, यानी दो तरह से एरर आता है, ये हमने क्लास में डिस्कशन की हुई है। ठीक है, एक तो इनफ और वेरी को इकट्ठे नहीं यूज करना, सेकेंडली इनफ को हमेशा उस वर्ड के साथ अटैच करना है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यानी जिस पे जोर देना चाह रहे हैं। ही इज काइंड इनफ टू हेल्प द पुअर ऑप्शन है, ही इज काइंड टू हेल्प इनफ द पुअर, नो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर नहीं है। ही इज काइंड टू हेल्प द इनफ पुअर, बिल्कुल सही आंसर नहीं है, हम पुअर पे जोर नहीं देना चाह रहे थे। ही इज इनफ काइंड टू हेल्प द पुअर, ये भी हमारे पास किसी तरह से सही आंसर नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, ही इज काइंड इनफ। ठीक है, ही इज काइंड इनफ, ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है जो कि ए ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद आ जाते हैं 14 की तरफ, शी इज वेरी वीक टू वॉक। ठीक है, अब वेरी और टू आपको याद है कि हमने जब बहुत ज़्यादा के लिए उर्दू में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो तब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और टू और वेरी में ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखते हैं कि जब भी हमने पॉजिटिव सेंस देनी है तो वेरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जब नेगेटिव सेंस देनी है सेंटेंस में तो टू का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको क्लास में मैंने बताया भी हुआ है, पहले भी हमने कई दफ़ा ये बात डिस्कस की है कि ये जो TOO और TO ये वाला जो एक कॉम्बो है ये भी आपने याद रखना होता है कि अब अगर देखें आप ऑप्शन ए में शी इज़ वेरी वीक टू वॉक, तो ये तो एमसीक्यू इसलिए एलिमिनेट हुआ कि वेरी वीक नेगेटिव सेंस आ रही है कि वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। ठीक है, वो इतनी कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकती, तो इसमें वेरी तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, पॉजिटिव है ये तो। जबकि हमें तो यहाँ पे बताना है कि वो इतनी ज़्यादा वीक है। शी इज़ मच वीक टू वॉक, मच भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, शी इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सही बिल्कुल स्ट्रक्चर मौजूद है। टू भी आ रहा है जो कि नेगेटिव सेंस देता है, और टू के साथ टू का कॉम्बो भी हमें याद है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है सी वाला हमारे पास, जो कि एडवर्ब सही इस्तेमाल हुआ है। देन उसके बाद आ जाते हैं, दिस इज मच ब्यूटीफुल बिल्डिंग, 15 वाला, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज टू ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आपको याद होगा कि सेंटेंस में हमने वेरी का भी इस्तेमाल करना है, मच का भी इस्तेमाल करना है, और मच टू या टू मच का भी इस्तेमाल करना है। इसके हमने रूल्स पढ़े हुए हैं। रूल नंबर 11 है, अगर आपको एडवांस आइडियल में जो है वो ढूंढना है या देखना है अगेन। बाकी मैं आपको बता देती हूँ इसको कि वेरी हमने हमेशा तब इस्तेमाल करना होता है, इसको हमेशा याद रखें, एडजेक्टिव और एडवर्ब की फर्स्ट या पॉजिटिव डिग्री जब भी आपको सेंटेंस में नजर आ जाए आपने वेरी यूज कर लेना है उसके साथ। और ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको पता है क्या है, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, वेरी। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपने देखना है कि आपके पास एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है तो वहाँ आपने वेरी का इस्तेमाल करना है।
ठीक है। और अगर सेकंड होगी, कंपैरेटिव होगी, तो तब मच इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो वैसे ही हमारा रॉन्ग हो गया। टू ब्यूटीफुल तो हमने क्यों लिखना है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ही नहीं, और इनफ ब्यूटीफुल भी हमें नहीं लिखना। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। एडजेक्टिव है हमारे पास, और एडजेक्टिव की फर्स्ट जो है वो डिग्री है, तो इसके लिए सही एडवर्ब हमें वेरी लगाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको जो आपके पास एडवर्ब के एरर थे, एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब आए हुए थे, एमसीक्यूज, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपके पास पेपर में बेटे क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, एन आइडियल स्टूडेंट के हवाले से। तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसे जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से आपने उस ऐसे को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन एसेस टाइप, देन यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड एलैबोरेट इट। आपने इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसके बारे में एलैबोरेट करना होता है उस ऐसे में। यू विल राइट 4 to 5 पैराग्राफ रिलेटेड टू एसेस टॉपिक विद quotations. The quotations must be written as it is, and if you know the writers or poets or scholars name, then it's a very good option to write the name in brackets. Okay, you have to focus on spelling, grammatical mistakes in general, as well as tense structure and shift of tense also. आपका जो मटेरियल है ऐसे का वो बड़ा रेलिवेंट होना चाहिए, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो कंटेंट है जिसे हम मिडल कहते हैं, ठीक है, और आपका जो क्लोजर है, आपका जो क्लोजिंग पैराग्राफ है वो भी बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग आपकी बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपका जो ऐसे है वो बड़ा एक प्रॉपर ऐसे हो, ठीक है। कोटेशंस आप 4 to 5 लिखेंगे बड़ी अच्छे से, और ये बड़ा इजी और बड़ा अच्छा ऐसे है, एन आइडियल स्टूडेंट, और पेपर में आ भी जाया करता है। तो ये आपका ऐसे था। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के, ठीक है। आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसमें हमारे पास 15 और जो 16 चैप्टर है वहाँ से ये आपके पास क्वेश्चन सेट किए गए हैं मिस्टर गुड बाय मिस्टर चिप से। तो इसमें एमसीक्यूज भी जहाँ से आपने देखा कि सिनोनिम डिस्कस किए गए हैं। पहला आपका बेटे जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड चिप्स कॉल द साइंटिस्ट स्टिंक मर्चेंट, क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में 4th वन, ठीक है, कि आपने बताना था कि इसमें डिटेल बता देनी है कि क्यों कहा गया था। एक साइंस टीचर है, ठीक है, जो कि बरो जिसका नाम था, फिर उसको कहा, एक तो इसका नाम लिखेंगे आप, सेकेंडली आपने कि उसको क्यों कहते थे रीज़न लिखेंगे, फिर आपका आंसर जो है वो बड़ा प्रॉपर बनता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में आपको बताया हुआ है कि इस तरह के जो करेक्टर छोटे छोटे डिस्कस किए गए हैं मिस्टर चिप्स में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। फिर आपके पास बेटी क्वेश्चन है, व्हाई डिड चिप्स रिजाइन ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। उसके बाद है, हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज मनी आफ्टर रिटायरमेंट, कि वो उसने अपनी रिटायरमेंट के बाद जो उसकी उसके पास रकम है वो किस तरह से उनको इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये भी आपको चैप्टर नंबर जो है वो 16 में जो है वो मिल जाता है कि चिप्स इनकम वाज मोर देन हिज नीड्स, तो वो अपनी रकम जो है उसको इन्वेस्ट करता है, ठीक है, सेफ स्टॉक्स में, फिर वो कुछ गरीबों को देता है, एंड टू द वेरियस स्कूल फंड्स एंड टू द ब्रुकफील्ड मिशन। तो इसमें आप इतना लिखेंगे तो ये आपके 2 मार्क्स हैं। फिर है आपके पास के हाउ डिड ब्रुकफील्ड बॉयज़ बिहेव ड्यूरिंग द जनरल स्ट्राइक, कि किस तरह से उन्होंने जनरल स्ट्राइक, जो आपको याद होगा 1926 में जो एक आम हड़ताल हुई थी, जनरल स्ट्राइक हुई थी, उसमें स्टूडेंट्स का कैसा रवैया है ये हमने बताना है। कि they loaded motor vans with foodstuffs, they strike badly disturbed the England economy, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है आपके पास चैप्टर नंबर 16 से लिया गया, जिसमें आप लिखेंगे। फिर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है कि व्हाट वाज चिप्स विल, कि चिप्स की जो है वो नसीहत, उसने वसीयत जो लिखी थी वो क्या थी, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स मेड हिज विल इन 1930, आपको याद है चैप्टर नंबर 16 में हमने इसको पढ़ा हुआ है। उसने अपनी जितनी भी रकम थी वो
कुछ उसमें से मिशन को दी थी और बाकी जो है उसने मिसेस विकेट को दे दी थी. ही डोनेटेड ऑल हिज रिमेनिंग प्रॉपर्टी टू द फंड फॉर द स्कूल स्कॉलरशिप. ब्रुकफील्ड के जो है वो स्कॉलरशिप उसको भी दी थी. ठीक है, तो दैट्स ऑल. ये आपके पास बेटे क्वेश्चन थे 5 2 मार्क्स का ईच और 10 मार्क्स इसके हैं. 15 मार्क्स का आपके पास बेटे ऐसे था और 15 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज थे. होप सो आपको क्वेश्चन आंसर्स ऐसे अटेम्प्ट करने के हवाले से और आपके पास जो एमसीक्यूज थे वो भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफ़िज़.